Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपको आज की क्लास में पता चला है कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो कहाँ से पैदा हुआ और आज की करंट सिनेरियो में उसकी क्या सिचुएशन चल रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये वाला जो टॉपिक है ये रमेश सिंह में नहीं दे रखा है बट ये आपके एग्जाम में और आपका बेस को और ज़्यादा बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले बोला था रमेश सिंह को हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलो इस टॉपिक को करते हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। किस तरह से हमारे यहाँ पर बैंक्स का जो बोलबाला है वो इंडिया में बढ़ना स्टार्ट हुआ। दोस्तों मैंने इन चीज़ों को समझाने के लिए तीन फेज में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज में स्टार्ट किया 1770 से 1969 की कहानी। सेकंड फेज में मैंने किया 1969 से 1990 तक की कहानी, क्योंकि 1991 से एलपीजी आ गया था। फिर उस 1991 से लेकर आज तक की कहानी, मतलब ये तीन फेज के अंदर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज को हम इंट्रोडक्शन फेज बोलते हैं क्योंकि तब हमारे यहाँ पर बैंकिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था। सेकंड फेज में जो इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज्ड करना शुरू किया था। क्या होता है बताऊंगा। फेज नंबर 3 में रिफॉर्म्स आने शुरू हुए, बैंकिंग सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स आने शुरू हुए। एनपीओ को टैकल करने के लिए कई सारी चीजें की गई जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो कुल मिला के हमें ये पढ़ना है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस तरह से हमारी इंडिया के अंदर क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, जिसको हमने बेसिकली तीन फेज के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं फर्स्ट फेज की। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो हमारी इंडिया की पहली बैंक थी, हमारी इंडिया की पहली बैंक जो थी वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये हमारी फर्स्ट बैंक है जो कि 1770 में खोली गई थी। लेकिन उन दिनों क्योंकि अंग्रेजों का शासन चल रहा था, हमें भी कोई फाइनेंशियल सेक्टर में खासा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन दिनों पर कोई भी बैंक खुलती थी ये देखा गया कि वहाँ बैंकें कोलैप्स हो जाती थी, मतलब बैंकिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता था और हमें बैंक बंद करनी पड़ती थी। वही कुछ यहाँ देखने को मिला। जो फर्स्ट बैंक खुली थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, ये बैंक फेल हो गया और 1829 से 33 तक में इसको क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। दूसरी जो बैंक थी हमारी भारत की वो थी जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1786 में जस्ट 16 साल बाद खोली गई थी और ये फेल हो गई थी 1791 में। आप कहोगे सर ये तो हमने आज तक तो सुना नहीं कोई बैंक फेल हो जाती हो, बंद हो जाती हो। हाँ, अमलगमेट दोनों को मर्ज कर देते वो तो हमने लॉकडाउन में सुना था, लेकिन बैंक फेल हो जाना दोस्तों उन दिनों पर बैंक फेल हो जाना एक आम बात थी, क्योंकि उन दिनों बैंकिंग स्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था जितना स्ट्रक्चर आज स्ट्रांग है ना। उन दिनों हमारी कोई सेंट्रल बैंक होती थी। बस ये बैंकिंग सिस्टम जो सिस्टम है ये क्यों चलाया था मैं आपको बताऊं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जिसने हम पर राज किया था उसका बेसिकली क्या था ना, इससे काम चलता था। अब आप जानते हो आपको जब मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, तो अब देखो मैं लिंक कर रहा हूँ पुराने चैप्टर से, आपको कितना अच्छा समझ आएगा देखना। यहाँ पर हमने जब पढ़ा था कि जब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हार गए थे, उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों ने हम पर शासन करना शुरू किया। एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, रॉ मटेरियल को बना के, मतलब हमारी इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे और ब्रिटेन भेज देते थे और वहां से फिनिश गुड्स बना के इंडिया में वही फिनिश गुड्स ला के महंगे रेट पर बेच दिया करते थे। अब एक बात सोचो, यहाँ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जब ट्रेड होता होगा तो ऐसा तो नहीं कि वो माल हम साइकिल पे लाते होंगे और बाई रोड निकल जाते होंगे ब्रिटेन के लिए, ऐसा तो नहीं होता। अब जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो बाई प्लेन से ले, लेकिन प्लेन से ज़्यादा नहीं जाता बिकॉज वो बहुत महंगा होता है, उसमें सामान ज़्यादा नहीं जा पाता क्वांटिटी वाइज, ज़्यादातर माल जाता है शिप्स के थ्रू। अब आप जानते हो भारत के जो निचला राज्य है, जैसे हमारे केरल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पांडिचेरी, ये जितने भी इलाके हैं ये सारे क्या है, हमारे नीचे तटीय इलाके हैं जहाँ पर क्या है हमारे पास सी लेवल है। तो वहाँ से समुद्र के थ्रू, मतलब जो शिप्स होती है उनके थ्रू माल को लाद के ले जाया जाता था। तो कहा जाता है कि उन दिनों पर जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता था वो पोर्ट्स पर होता था, जो बंदरगाह होते हैं ना जहाँ शिप्स रुकती हैं आके, वहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, क्योंकि भरी भरी शिप्स जो है इंडिया से जाती थी। तो उसके लिए हमें बैंकिंग स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती थी, हमें वहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब कुल मिला के जो उसके आसपास के इलाके होते हैं ना वहाँ ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अब एक बात बताओ, ओयो के होटल्स हो गए, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे जहाँ पर जो हमारा टूरिज्म है वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। आप जैसे वैष्णो देवी घूमने के लिए आओ, वहाँ आपको ओयो जैसे होटल, कई सारे होटल्स मिलेंगे जो आपको सर्विसेज देंगे, लेकिन हमारे एरिया में उतने ज़्यादा होटल नहीं होंगे क्योंकि हमारा इलाका कोई टूरिस्ट इलाका नहीं है। इसी तरीके से बैंकिंग स्ट्रक्चर उन दिनों सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता था, जहां ट्रेड होता, और ट्रेड कहां होते थे, जो समुद्री इलाके वहां पर ट्रेड होते थे। इसी वजह से उन दिनों पर जो अंग्रेज लोग थे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, उन दिनों पर अंग्रेज लोगों ने 3 बैंकें खोली। कौन सी थी, एक थी बैंक ऑफ बंगाल, आप देख लो बंगाल हमारा समुद्री इलाके में आता है, 1806 में ये बैंक खोली गई थी। फिर एक खोली गई बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, ये भी समुद्री इलाके के पास पड़ता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1843 में, ये भी हमारा समुद्री इलाके के पास पड़ता है। तो बेसिकली ये 3 बैंकें खोली गई थी। मतलब ये बैंक जब फेल हो गई थी तब इन
लेकिन बैंकिंग स्ट्रक्चर में इन चीज़ों को लाया गया। तो ये 3 बैंक है, याद कर लो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों को क्या कर दिया गया, कुछ टाइम के बाद मर्ज कर दिया गया। और जानते हो मर्ज करने से पहले इसको नाम देते थे प्रेसिडेंसी बैंक। अच्छा, प्रेसिडेंसी बैंक क्यों बोलते थे? क्योंकि ये उन एरिया में खोली जाती थी जिन एरिया में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। क्योंकि जिन एरिया में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है उसी एरिया में ये तीनों बैंक खुली थी, इसीलिए इसको प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, वैसे आता नहीं जनरली, बट बता रहा हूँ कि भारत की 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन सी थी, तो ये था भारत की प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास थी। अब क्या हुआ कि ये सी के आसपास के इलाके थे, क्योंकि उस टाइम पर ट्रेड सबसे ज़्यादा सी के आसपास ही होता था। 1921 में अंग्रेजों ने इन तीनों को मर्ज कर दिया। अंग्रेजों ने, जो ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया तीनों बैंकों को, और मर्ज करके इसको एक नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी रातों रात बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास के जो नेम प्लेट्स थी उनको उतार के नई नेम प्लेट बना दी और उसका नाम क्या रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और एक बैंक बना दी जिससे कि बैंकिंग स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। देखो छोटी छोटी 3 बैंक है, उससे बढ़िया कि तीनों को मर्ज करके एक बैंक बना दो, सेंट्रलाइज सिस्टम कर दो, तो ज़्यादा आसानी रहती है। तो यही काम अंग्रेजों ने सन 1921 में किया कि तीनों बैंकों को जोड़कर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दी। और ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, इसमें पब्लिक का यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, इसमें प्राइवेट सेक्टर होल्डिंग होती थी, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादातर शेयर होल्डर्स थे वो यूरोपियंस थे। कौन थे? यूरोपियंस थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपको एक राज की बात बताऊं, ये जो 3 बैंक है ना, इन्हीं 3 बैंकों को मर्ज करके क्या बनाया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जब तक हमारे यहाँ पर आरबीआई नहीं बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तब तक यही वो बैंक थी जिसने क्वासी सेंट्रल बैंक की तरह रोल किया। क्वासी सेंट्रल बैंक मतलब कि रियलिटी में इसको हमने ये राइट्स नहीं दिए, बट ये ऐसे प्रिटेंड करती थी कि जैसे यही एक सेंट्रल बैंक है, और रियलिटी में ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती थी। कौन? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर सन 1955 में, यानी जब हम आज़ाद हो गए थे उसके कुछ साल बाद, यानी 1955 में, हमने इसी इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया एसबीआई बैंक में। यानी कि जो हमारी एसबीआई बैंक है वो इन्हीं 3 बैंकों को जोड़कर बनी। ये 3 बैंकों को जोड़कर प्रेसिडेंसी बैंक बनी, और प्रेसिडेंसी बैंक को ही हमने क्या नाम दे दिया, मर्ज, मतलब इसको नाम चेंज करके बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है। जैसे आज के में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, एचडीएफसी, उसी तरह से आज भी 2021-22 के अंदर भी हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ी बैंक है वो है एसबीआई, क्योंकि ये 3 बड़ी बड़ी बैंकों को मर्ज करके बना था। अब अगर आपसे कोई एसबीआई के बारे में पूछे तो दिमाग में क्या स्टोरी बनाना कि एसबीआई के लिए पहले 3 बैंकों को जोड़ा गया। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में बनाई थी, बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में बनाई थी। तीनों को हमने सन 1921 में अमलगमेंट मतलब होता है जोड़ देना, जोड़कर एक नई बैंक बनी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जब हमने इसको एस्टैब्लिश किया था तब इसमें प्राइवेट शेयर होल्डिंग थे। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब इसी बैंक का नाम चेंज करके हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। याद है कब? 1955 में, 1955 में। दोस्तों जब भी आप एसबीआई बैंक की ब्रांच से निकलो तो याद आना चाहिए, अरे अरे ये तो वही 3 बैंक है जो 1955 में क्या कर दी थी, नाम चेंज कर दिया था। और वैसे 1921 में क्या बनी थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये चीज़ जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, जब आप रास्ते में निकलो बैंक्स नजर आए, तो जब आप बैंक नजर आए उसी टाइम उसकी थ्योरी भी मुंह से निकलनी चाहिए एकदम से। जैसे बोलते हैं ना कि कोई श्राप देते हैं, तो जैसे आप एसबीआई बैंक में एकदम श्राप दो, अरे तुम तो 3 बैंक थी, 3 बैंक से एक बैंक बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सन 1955 में नाम चेंज करके बना दिया गया एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या जाने, हम तेरे बारे में सब जानते हैं। मतलब इस तरह से जब आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा ना कि मतलब किसी एक चीज़ के रिगार्डिंग, दोस्तों ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और यही एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो आपको जो इंडियन इकोनॉमी है ना, ये कोई भी सब्जेक्ट है वो उतना ही ज़्यादा सिंपल है। और दोस्तों मैं भी अपनी बात बताता हूँ, जब भी मैं कभी बैंक जाता हूँ तो मैं बैंक को मतलब मन ही मन में बोलता हूँ अपने तरफ से कि बैंक तू क्या जानती तेरे बारे में, मैं बताता हूँ तेरे बारे में। मतलब ये जब आपके अंदर आ जाएगी, जैसे मैं कभी कभी क्या होता है कि मान लो कभी इंडिया गेट गया घूमने के लिए, या राष्ट्रपति भवन से निकल रहा हूँ मैं उधर सामने से, तो मुझे वहाँ के जो हमारे पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड चीज़ें याद आती है कि भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें रखी, कौन सा आर्टिकल है। तो जब आप चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली रिलेट करते हो ना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाई करने में। और हमारा मकसद ये है कि हम आपको इको में इस तरह से बना दें कि आप प्रैक्टिकली उनको इंप्लीमेंट करने लगो, जिसके लिए हमने अपने पास द हिंदूज न्यूज़पेपर की मुहिम चलाई हुई किस पर, इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे, जिसमें हम यही जो चीज़ें हैं इनको प्रैक्टिकली बताते हैं कि प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अभी आपने क्या पढ़ा कि फेज 1 के अंदर हमारे पास फर्स्ट बैंक थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फिर जनरल बैंक ऑफ इंडिया, फिर ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी। इसके बाद 1865 में इलाहाबाद बैंक खोली गई, 1849 में पंजाब नेशनल बैंक खोली गई, और 1906 में 1913 के बीच के अंदर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मैसूर, केनरा बैंक और इंडियन बैंक, ये सारी बैंकें खोली गई। तो कहा गया कि जो
जो ड्यूरिंग हमारा फर्स्ट फेज था बैंक का, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खोली गई और बिकम फेल मैसिव स्केल। लेकिन कई सारी बैंक्स फेल हो गई क्योंकि उन दोनों पर कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं थी, हमारे पास आरबीआई नहीं थी, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जो हमें ये गाइड कर पाए कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे चलाना चाहिए, जिससे से कई सारी बैंक्स जो है फेल हो गई। और इंडिया के अंदर यही एक लूप होल रहा कि लोग बैंकिंग सेक्टर में रिलाई करना छोड़ चुके थे। अब कोई भी कस्टमर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कल को ये बैंक बंद हो गया हमारा पैसा डूब जाएगा। और बात भी बिल्कुल सही है यार, कल को हम किसी बैंक में पैसा डालें तो वो डूब जाए तो कितना खराब होगा। तो इसमें लोगों का विश्वास उठने लगा। जब विश्वास उठने लगा तो 1969 के फेज में इंदिरा गांधी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। अच्छा, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक होती है उसके अगर 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट खरीद ले तो वो बैंक क्या हो जाती है, गवर्नमेंट बैंक बन जाती है। यानी इसी को बोलते हैं नेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन बोलते हैं। जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर हमें पब्लिक के सामने फेथ रखना है, ट्रस्ट जगाना है, तो ऐसे में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, गवर्नमेंट बैंक में, जिससे कि लोगों के मन में विश्वास है कि कल को अगर ये बैंक डूब भी जाती है तो क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा, गवर्नमेंट ये पैसा रिम्बर्स करेगी। और इसी बात को सोचते हुए 19 जुलाई 1969 में, दोस्तों आपको दो डेट से याद करनी है। 1969 पहली डेट है जिसमें हमने 14 बैंक्स को क्या किया, नेशनलाइज किया। नेशनलाइज मतलब ये जो 14 बैंक की लिस्ट दे रखी है इनको हमने प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर बैंक की ओर कन्वर्ट कर दिया। इलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बताओ कौन सा खाना ऑर्डर करोगे? नहीं होता, वेटर जैसे बोलता है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, बोलता है ना, मसाला डोसा करके इस टाइप से बोलता है। कुछ इसी तरह से मेरी रिदम बन गई। बस आपको बैंक के नाम याद नहीं करने, इतना पता होना चाहिए कि 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया था। रीजन उसके पीछे इंदिरा गांधी चाहती थी लोग इस पर रिलाई करना शुरू कर दें, लोग अपना पैसा इसमें डालेंगे तभी तो ये बैंक के आगे किसी को पैसा दे पाएंगी। इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा चल पाएगा। कब? जब इसको हम गवर्नमेंट बैंक कर देंगे। ठीक है, तो वही लिखा है ऑन 19 जुलाई 1969 major process of nationalization was carried out. It was its effort the Prime Minister of India Mrs. इंदिरा गांधी 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री वॉज नेशनलाइज। और याद रखना ये वो बैंकें थी, वैसे और भी बैंक थी उस टाइम पर। आपको कहोगे सर इन्हीं 14 को क्यों किया, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, तो मैं आपको बता दूं इन 14 को इसलिए किया क्योंकि ये वो बैंक थी उस जमाने की, मतलब 1969 में ये बैंकें वो थी जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट्स थे। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि किसी भी बैंक को मुंह उठा के नेशनलाइज कर दो, नहीं। जिन बैंकों की जो कैपिटल है वो डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ उन बैंकों को हमने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। बाकी जो छोटे-छोटे बैंक थी प्राइवेट सेक्टर तुम संभालो, ये बच्चे लोग ना तुम ही संभाला करो। ठीक है, बोलो फर्स्ट फेज समझ आए, मतलब सेकंड फेज, सॉरी ये सेकंड फेज कर रहे हैं। फर्स्ट फेज हम कर चुके हैं, अभी हमने फर्स्ट फेज के अंदर बात की थी ना इंट्रोडक्शन में, हिंदुस्तान बैंक ऑफ इंडिया थी, फिर वो एसबीआई बनाई गई थी। सेकंड फेज में हम बात कर रहे हैं नेशनलाइजेशन प्रोसेस की। तो इन 14 बैंक को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया। आपको याद क्या करना है, 14 बैंक के नाम याद नहीं करने, आपको बस इतना याद करना है कि 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था ताकि लोगों के ट्रस्ट को जगा पाए। ठीक है, और उन बैंकों को उठाया गया था जिनकी डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा थी। इसके बाद क्या हुआ, इस नेशनलाइजेशन की प्रोसेस को और आगे बढ़ाया गया सन 1980 में, यानी तकरीबन 11 साल के बाद और भी कुछ बैंकों को नेशनलाइज किया गया। लेकिन अब कंडीशन थी 200 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास डिपॉजिट होंगे उन्हीं को नेशनलाइज किया है, क्योंकि बदलते मौसम के अनुसार जो रेंज है हमारी वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो हमने आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसे ओबीसी भी बोलते हैं, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इन 6 बैंकों को क्या कर दिया हमने, नेशनलाइज कर दिया। मैं कह रहा हूँ मर्ज नहीं किया भैया, मर्ज मत समझना, नेशनलाइज का मतलब है इनकी अंडरटेकिंग प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग ले ली। यानी अब कुल मिला के हमारे पास 14 + 6 यानी 20 बैंक की क्या हो चुके हैं, नेशनलाइज हो चुके हैं सन 1980 तक। आपको क्या याद करना है कि सबसे पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1969 में हुआ था, जिसमें 14 बैंक थे। दूसरा नेशनलाइजेशन 6 बैंकों के साथ हुआ सन 1980 में। अच्छा याद रखना आरबीआई का भी नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 के अंदर, याद आ रहा है, बट क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक है, अभी हम कॉमर्शियल पढ़ रहे हैं इसलिए हमने आरबीआई का जिक्र नहीं किया। अब आपको बताता हूँ न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी ना, इसके पास कुछ कमियां चल रही थी, इसीलिए इसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया था 1993 में। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। बोलो क्लियर हुआ। तो अब इन टोटलिटी अगर हम बात करें अपने पास, तो हमारे पास कुल मिला के जो है वो 20, कुल मिला के हमारे पास जो 20 है वो 20 मतलब 14 + 6 हमारे पास क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक के हैं। और एक मिनट, ये 20 क्यों लिखा यहाँ पर मैंने, 20 क्यों लिखा,
अच्छा हाँ 20 इसलिए लिखा क्योंकि 14 ये थी ना, इसके बाद भी और भी बैंक थी, इसके बारे में आपसे आगे जिक्र करूंगा, ठीक है। और साथ में ये 6 बैंक के ओवर हो गई, तो 20 प्लस 6 हो गई। और साथ में एक मिनट भाई, नहीं, ये 14 होगा, मैंने गलती से 20 लिख दिया, ये 14 होगा दोस्तों, इसे सही कर लेना, ठीक है। 14 बैंक के और प्लस 6 टोटल होगी 20 बैंक के। और क्योंकि इसको इसके साथ मर्ज कर दिया तो ये दोनों अब एक बैंक हो गई, तो एक माइनस कर दो, यानी 19 नेशनलाइज बैंक हो गई थी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और 200 करोड़ से ज्यादा थी। बोलो क्लियर हुआ? यानी अगर मैं आपसे पूछूं सन 1980 तक हमारे पास कितनी नेशनलाइज बैंक थी, आप क्या बोलोगे? 19 थी, वैसे 20 थी लेकिन एक क्योंकि मर्ज कर दी थी इसलिए 19 हो गई थी। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, ये नेशनलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके लिए भी मैंने छोटे से नोट्स बना दिए कि नेशनलाइजेशन बैंक में कैसे होता है। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जो गवर्नमेंट जो है वो होल्डिंग ले लेती है 50% से ज्यादा, वैसे आप 51% बोलना, होल्डिंग ले लेती है 50% से ज्यादा किसकी? प्राइवेट एसेट्स की। और इस प्रोसेस को बोलते हैं नेशनलाइजेशन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से 51% शेयर लेकर गवर्नमेंट अपने पास लेती है, इसे बोलते हैं नेशनलाइजेशन। और ये सारी चीजें हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत की। और दोस्तों ये कहानी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक खोली थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मैड्रास। इन सबको अमलगमेट किया था 1921, अमलगमेट मतलब इन सबको मर्ज किया गया था 1921 के अंदर, जिसे हमने फिर प्रेसिडेंसी नाम दिया था। यानी ये इंपीरियल बैंक थी, इंपीरियल बैंक मतलब प्रेसिडेंसी बैंक इन्हें बोलते थे क्योंकि यही मेन बैंक थी। और इस बैंक को क्या नाम दिया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी क्वाजी सेंट्रल बैंक थी जब तक सेंट्रल बैंक नहीं बनी थी तब तक। बाद में इसमें हमने 1955 के अंदर एसबीआई एक्ट बनाया और इन इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया एसबीआई बैंक में, जो कि हमारी पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक थी जिसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग है, बोला है तो गवर्नमेंट के 92% स्टेक है एसबीआई के अंदर। इसीलिए तो यहाँ पर जब जॉब लगती है तो एसबीआई के अलग एग्जाम होते हैं बैंकिंग में, और बाकी बैंकिंग पीओ क्लर्क के लिए अलग एग्जाम होता है। एसबीआई अपना अलग एग्जाम रखवाता है क्योंकि भैया ये स्पेशल अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में बताता हूं मैं आपको। सन 1951 तक हमारे पास 400 से ज्यादा कॉमर्शियल बैंक्स थी, किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। भाई साहब 400 से ज्यादा, मोर देन 360 बैंक्स जो है वो फेल हो गई। अब आपको समझ आएगा कि बैंकिंग इतना कम क्यों है, क्योंकि 400 में से 360 तो वैसे ही फेल हो गई थी 1947 से 1955 के अंदर। इतना ज्यादा कोलैप्स हो गया था कि ऐसा देखा जाने लगा कि हर साल 40 बैंकें डूबेंगी, हर साल 40 बैंकें डूबेंगी, ऐसा मतलब ट्रेंड था वहां पर। दिस हैड फोर्स। अब उस टाइम पे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, कहा जाता है मोरारजी देसाई, और जो हमारी ये लेडी है इंदिरा गांधी। भाई साहब इन्होंने जो प्रोग्राम्स बनाए ना कहीं हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म तो इन्हीं दो लोगों ने अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन दिया। दिस फोर्स मोरारजी देसाई द फाइनेंस मिनिस्टर टू लॉन्च अ मैसिव बैंक कंसोलिडेशन। अब पता है मोरारजी देसाई ने बोला कि भैया बैंक के डूब जाए उससे बेहतर है कि जो छोटी बैंक है इन सबको मर्ज करके एक बड़ी बैंक बना दो। भाई आप इन बैंकों को डुबा रहे हो, उससे फायदा क्या है? लोगों का फेथ खत्म करो। छोटी 10-20 बैंकों को मिला के एक बैंक बना दो, अपने आप में एक बड़ी बैंक बन जाएगी वो। तो इन्होंने फोकस किया बैंक कंसोलिडेशन पे। आप जानते हो अभी जब से लॉकडाउन लगा है 2020 में, तब से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है उन्होंने भी यही पॉलिसी चलाई, महाराजी देसाई वाली। इन्होंने भी क्या किया? कंसोलिडेशन पर ही फोकस किया। इन्होंने क्या किया उस टाइम पर 328 बैंकों को लगभग 1960 से 68 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कंसोलिडेशन प्रोसेस कर दी, ठीक है। चलो ये थोड़े फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। अब हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर गवर्नमेंट की होल्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। गवर्नमेंट की होल्डिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हमें बैंकिंग सेक्टर को एक्सपेंड करना है तो उसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी, तब तक पब्लिक का फेथ हम नहीं जगा सकते। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो भाई साहब प्राइवेट सेक्टर बैंक कभी गाँव में नहीं खुलती। कभी सुने गाँव में HDFC बैंक की ब्रांच है, ICICI की ब्रांच है? नहीं, वो उस जगह पर खुलती है जहाँ पर उन्हें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा नजर आते हैं, यानी शहरों में। अगर हर बैंक प्रॉफिट के लिए काम करेगी तो भाई गरीब जनता के लिए कौन काम करेगा? एग्रीकल्चर के लिए कौन काम करेगा? तो ऐसे में गवर्नमेंट को जरूरी था प्राइवेट सेक्टर के अंदर घुसना। तभी गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर घुसी और उसने फिर क्या किया? लोगों के लिए काम करना शुरू किया। जो बैंक्स होती है वो ज्यादातर इंटरेस्ट दिखाती है उन व्यापारियों को जिनको पैसों की जरूरत होती है, जो मोटे मोटे लोग होते हैं, मोटे मोटे मतलब बड़े बड़े जो होल्डर्स होते हैं। प्राइवेट बैंक हमेशा उनको कंसीडर करते हुए चलती है। व्हाट अबाउट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, व्हाट अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उन सब पर फोकस ही नहीं करते थे। बैंक सिर्फ फोकस करते थे प्रॉफिट के ऊपर। कौन सी? प्राइवेट बैंक के। इस वजह से गवर्नमेंट बैंक को नेशनलाइज करना पड़ा, प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज करना पड़ा। और बैंक की बहुत कोलैप्स हो रही थी क्योंकि कोलैप्स के चलते लोगों के अंदर स्ट्रेस आ रहा था, अपना पैसा बैंक में रखे ना रखे। रीजनल इम्बैलेंसेस आ रहे थे, शहरों में तो खूब सारे बैंक है लेकिन गांव में एक भी ब्रांच नहीं है। डेवलप बैंकिंग स्ट्रक्चर करना था और लोगों के अंदर जो सेविंग्स की हैबिट है उसको प्रमोट करना था कि वो अपनी सेविंग्स को बैंकों के अंदर डिपॉजिट करे। तो इन सब रीजंस की वजह से जरूरत थी कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपनी स्टेक होल्डिंग स्टार्ट कर दे। तभी से ये नेशनलाइजेशन हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो आप एक बात बताओ, आपको दोनों फेज समझ आए? ये फर्स्ट फेज
फेज क्लियर हुआ, सेकंड फेज भी क्लियर हुआ। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पास थर्ड फेज के अंदर। दोस्तों थर्ड फेज में तो हम बस ये बात करें कि इसमें किस तरह से रिफॉर्म्स लाए गए। देखो थर्ड फेज में बेसिकली हम 1991 से लेकर अभी तक की सिचुएशन को पढ़ेंगे कि अभी तक की जो करंट सिनेरियो है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं फेज नंबर 3। देखो यहाँ पर ना मैंने यार ये नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मतलब कहाँ से डेटा उठाया आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ें तब जाके डेटा उठाया, और ऐसा कंपाइल डेटा है कि आपको अपने एग्जाम में हैंड राइटिंग जो होती है ना, लिखने में कोई नोट वगैरह होता है उसमें बहुत काम आएंगे, ठीक है। देखो क्या था कि अगर हम 2017 से पहले की बात करें, सन 2017 यानी 1 अप्रैल 2017 से पहले की कहानी को अगर हम कंसीडर करें, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट बैंक है जिनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं, तो वो टोटल थी 27। कितनी थी याद कर लो, 27 पीएससी हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक थी। कब? 2017 में, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो वो बैंक है जो 14 हमने 1969 में नेशनलाइज की, 6 वो बैंक है जिनको हमने सन 1980 में नेशनलाइज किया गया था। बोलो क्लियर है इतना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद क्या था कि आप जानते हो कि हमारी एक बैंक ऑफ इंडिया थी, इसको मर्ज किया गया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो कुल मिला के 20 नहीं बल्कि कितनी बैंकें हुई? 19 बैंकें नेशनलाइज हुई। अप्रैल 2019 के अंदर क्या हुआ, इन 19 बैंकों के अंदर एक विजया बैंक है और जो देना बैंक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो आप देख लो 19 में से 2 चली गई तो और भी ज़्यादा कम हो गई है। तो अगर हम बात करें इन टोटलिटी तो अभी हमारे पास कुल 18 नेशनलाइज बैंक है। वैसे 17 हैं क्योंकि देखो 19 है ना, 19 में से 2 माइनस कर दो, 19 में से 2 माइनस कर दो क्योंकि वो तो यहाँ ऐड हो गई हैं। तो कितने बची है हमारे पास? 17। तो 17 नेशनलाइज बैंक है और एक जो है वो एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक के बारे में यहाँ बोला गया। अच्छा आप जानते हो एसबीआई बैंक की कुछ एसोसिएट्स थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इस तरीके से एसबीआई की 6 एसोसिएट्स थे। 1/4/2017 को इन 6 एसोसिएट्स को मर्ज करके एक बैंक बना देगा, दैट इज एसबीआई। तो कुल मिला के देखो 19 में से 2 यहाँ मर्ज हो गई थी, ये रही 2, ये मर्ज हुई थी 17 हुई और एक ये होगी 18। तो टोटल 2019 के अंदर हमारे पास कितनी बैंकें थी नेशनलाइज? 18 बैंकें थी। कितनी थी? 18। देखो प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारे बैंक हैं, हम बात करें पब्लिक सेक्टर की। तो कितनी बैंकें हुई जी? 18 बैंक। इसके बाद अगर हम 2 बैंकों की और बात करें जिसमें एक आईडीबीआई आती है और एक बीएमबी बैंक आती है, भारतीय महिला बैंक। तो क्या था, भारतीय महिला बैंक जो है इसको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, आईडीबीआई के साथ। अब जब आईडीबीआई है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी इंडस्ट्रियल बैंक्स है ये उनके एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है, सबसे सुप्रीम बॉडी है आईडीबीआई, ठीक है। अब आईडीबीआई को क्या किया सन 2019 के अंदर आईडीबीआई की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एलआईसी ने बाय कर ली। अब क्योंकि एलआईसी ने बाय कर लिया, एलआईसी एक प्राइवेट सेक्टर आप कह सकते हो, तो गवर्नमेंट के हाथ से वो निकल गए। वैसे एलआईसी गवर्नमेंट है, डोंट वरी, बट एलआईसी ने क्योंकि टेक ओवर कर ली तो ये बैंकिंग से नॉन बैंकिंग स्ट्रक्चर की ओर मूव ऑन हो गई। तो आईडीबीआई एक तरह से अब हमारे लिए बिल्कुल अलग हुई, वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह बन चुके हैं। तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो 2019 के अंदर हमारे पास कुल 18 बैंक है। लेकिन अभी 2021 का डेटा उठाता हूँ, ये देखो जब लॉकडाउन हुआ था तब पता है क्या हुआ था, लॉकडाउन के केस में एनपीए बढ़ गए थे। अब आप एनपीए मत पूछना क्या होता है, एनपीए मैं आपको बता चूंगा क्या होता है कि जब आपको 90 दिन तक पेमेंट ना मिले किसी लोन की तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब जब लॉकडाउन लगा तो वहां पर क्या हुआ, जिन लोगों ने, जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने या जिन कॉर्पोरेट एंटिटीज ने बैंक से लोन लिया, वो साफ कह रही कि हम तो लोन देना चाहते हैं लेकिन आपने तो हमारा काम बंद करवा दिया, आपने लॉकडाउन लगा दिया, ग्राहक आ नहीं रहे, डिमांड हो नहीं रही है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो हम कहाँ से पैसा कमाए और कहाँ से हम आपका लोन दें। तो ऐसे में निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनके ऊपर एक प्रेशर बढ़ गया। वो कह रही देखो बात तो बिल्कुल सही है। तो उन्हें भी समझ आया था कि लॉकडाउन से एनपीए जरूर बढ़ने वाला है, और कितना बढ़ेगा या आप मान के 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा एनपीए बढ़ जाएगा, उन्हें ये भी पता थी। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया था, एनपीए ज़्यादा ना बढ़े तो ऐसे में बैंक को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी था। स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बैंक का मर्जर करना शुरू कर दिया, मतलब जो 2-2, 3-3 बैंक है उनको एक साथ मर्ज करके एक बड़ी बैंक बना दी, जिससे एनपीए का अमाउंट जो है उन बड़ी बैंकों के हिसाब से एनपीए का अमाउंट छोटा लगने लगे। अब एक बात हो, एक मान लो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, वो अपना एनपीए दिखा रही 20,000 करोड़। अगर यही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दोगे तो दोनों का एनपीए मिला के कितना बनेगा, एक छोटा अमाउंट बनेगा, लेकिन कैपिटल बड़ी लगने लगी। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है उनका शेयर डाउन नहीं होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं रुकेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं रुकेगी। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, बैंकों का मर्जर करना शुरू कर दिया। तो 30 अगस्त 2019 को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है उन्होंने अनाउंस किया कि हम 6 पब्लिक सेक्टर बैंकों को 4 बेहतर परफॉर्मिंग बैंकों के साथ मर्ज कर देंगे। मतलब 6 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको 4 अच्छी बैंकों के साथ जिनकी कैपिटल अच्छी खासी है उनके साथ क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अब एक बात तो 2019 में हमारे पास कितनी थी, टोटल 18 पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने देखा 6 बैंकों को 4 के साथ मर्ज किया जा रहा है। तो आप सोच के चलो 19 थे, 19 में से 6 के तो कितने बचे, 11, सॉरी 19 नहीं 17, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर
इधर देखना पहले, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया, ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया, और आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। और ये इफेक्टिव कब से होने लगा? 1/4/2020 से इफेक्टिव भी हो गया था। ठीक है, बोलो बात आई समझे। अब ऐसे केस में आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक और है 6, ये 6 बैंक की क्या कर दी गई? इनके साथ मर्ज कर दी गई। तो अभी कुल मिला के हमारे पास, आपको याद है मैंने बताया था ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी थी 1/4/2017 में? 27 बैंक है। एट प्रेजेंट अगर मैं 2021 की बात करूं, राइट नाउ वी हैव ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 11 अलग है और एक एसबीआई होगी, तो टोटल कितनी होगी? 12, यानी 12 हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स बची हैं कुल मिला के। आप ऐसे याद कर लो, एक दर्जन कितने का होता है? 12 का होता है। तो फिलहाल अभी हमारे पास एक दर्जन पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, यानी सिर्फ 12 बैंक हैं, बाकी सारी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं। क्लियर हुआ? आई होप कि ये जो टॉपिक है आपकी बुक में नहीं दे रखा, बट क्योंकि आप जो बैंकिंग पढ़ रहे हो उसमें आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस लेवल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना, चाहे वो बैंकिंग का ही हो, चाहे यूपीएससी मेंस का हो, प्रीलिम्स में जो भी है, या सीएसई स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं या एसएससी वगैरह, उन सब में जब बैंकिंग क्वेश्चन आते हैं तो ये थोड़ी कि जो रमेश सिंह में दे रखे वही आएंगे, उसके अलावा भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हमारी इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर्स है उसका इवैल्यूएशन हुआ। तो आई होप गाइस कि अब आपको समझ आया होगा कि ये जो 3 फेजेस है हमारे पास, फर्स्ट फेज इंट्रोडक्शन, सेकंड फेज नेशनलाइजेशन और थर्ड फेज हमारा रिफॉर्म स्टेज, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो किसका हुआ था? आरबीआई का 1949 में। फिर क्या हुआ था? 1969 में 14 बैंक का हुआ, फिर 1980 के अंदर 6 बैंकों का हुआ। ऐसे याद रखना, ठीक है? बोलो क्लियर हुआ? चलो, आई होप कि आपको हमारी आज की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो बहुत पसंद है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर हो तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको चीज़ें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और साथ के साथ द हिंदूज न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी हमने स्टार्ट किया हुआ है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे डेली बेसिस पे। दोस्तों, न्यूज़पेपर सबको पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूँ आपको टाइम नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, 15-20 मिनट ला के मैंने चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझा दिया, आप उसको देख लो, उससे भी आपकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा नया चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जब भी वीडियो रिलीज होंगी तो आपको वो अपडेट मिल जाएगी। और अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लो और आसानी से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। उसका प्रिंट आउट निकलवा के आराम से अपना काम करना शुरू कर दो। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।